गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मनोज कुमार। नाना साहब को किसी और नाम से भी बुलाते थे। हाँ, बिल्कुल बुलाते थे भाई। नाना साहब के दूसरे नाम भी है। एक नाम उनका धोधो पंत है, धोडू पंत। एक दूसरा नाम है उनका पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट। तो उनके नाम थे। असल में ये पेशवा थे बालाजी बाजीराव भट्ट। ये जो थे वो नाना साहब के नाम से ही फेमस है। और एक दूसरा नाम समझोगे तो धोधो पंत भी कहा जाता है इन्हें, धोधो पंत, ढोडू पंत। ठीक है। हम लोग 1857 की क्रांति देख रहे हैं। ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सा था, कल हम लोगों ने बात किया था इसमें। हम लोग मेन चीजों की बात कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये शुरू कैसे हुआ। तो एक बंदूक है ब्राउन बेस, उसकी जगह एनफील्ड राइफल ने ले ली थी, जिसमें चर्बी जो लगा था कारतूस उसको प्रयोग होता था, जिस वजह से यह अफवाह फैल गई कि धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो बंगाल में है आपका, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और ह्यूसन की हत्या कर दी थी, जो उनका अफसर था। इनके रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया। और सत्तावन क्रांति का जो प्रारंभ माना जाता है 10 मई 1857 को मेरठ से, यहाँ से कुछ सैनिक जो है दिल्ली की तरफ चले गए। और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया था। वो अलग बात है कि वापस कैप्टन निकोलसन ने 57 में उस पर अंग्रेजों का अधिकार पुनः कर लिया। फिर हमने देखा बरेली में अगुवाई कौन कर रहा था, तो खान बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से अगुवाई कर रही थी, तो ये झांसी से कर रही थी। ठीक है, क्योंकि झांसी का विलय कर लिया था डलहौजी ने। और गंगाधर राव जो इनके पति थे, उनकी मृत्यु के बाद कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है। फिर हमने देखा इसमें कि जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अवध जो लखनऊ है, लखनऊ में विद्रोह हुआ था, तो बेगम हजरत महल ने किया था इसका नेतृत्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाना साहब की अगर बात करें तो इनके जो सलाहकार है वो अजीमुल्ला खां। और जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो तात्या टोपे के बारे में, जो इनके सेनापति हैं। ठीक है। तात्या टोपे का दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग है। और अगर नाना साहब की बात करोगे तो बालाजी बाजीराव भट्ट, श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट थे। ठीक है। तो ये कुछ चीजें इसमें बात हुई है हमारी। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको रिवाइज किए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। आगे देखते हैं कि अब कौन आएगा और कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक कानपुर यानी बिठूर, बिठूर के पास, वहां पर आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस समय मुगल शासक कौन है? मुगल शासक कौन है इस समय, स्टूडेंट्स? कोई जानता है कि 57 की क्रांति जो हुई है उस समय मुगल शासक कौन? बहादुर शाह, जिसको जफर के नाम से भी जाना जाता है, तो हम लोग पूरा नाम समझते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जो एक्चुअल में बहादुर शाह द्वितीय है। और जिनको जफर भी कहा जाता है, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है। ठीक है, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब अगला हम लोग कहाँ का देखते हैं? अ, बिहार से देखते हैं। बिहार का लिखते हैं। बिहार में एक जगह थी जगदीशपुर। बिहार में एक जगह थी जगदीशपुर। ठीक है। तो यहाँ पर भी विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्व किया एक कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। बिहार वाला क्वेश्चन बनता है, किसने वहां से किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है। कुंवर सिंह।
बाकी डिटेल बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। 1857 के विद्रोह के दौरान जो मुगल शासक हैं वो बहादुर शाह द्वितीय, या इनको जफर भी कहा जाता है, बख्त खान को साहबे आलम उपाधि दी। देखिए जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए क्वेश्चन है, बस उसके लिए बता रहे हैं। असल में इस समय जो बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल शासक हैं, इनको नेता मान लिया था। जो 1857 क्रांति के विद्रोह हुआ था, तो लोगों ने इनको नेता माना था कि आप हमारे नेता बन जाइए, बहादुर शाह को। और इन्होंने एक व्यक्ति को ये काम मतलब सौंपा था अपनी तरफ से, बख्त खान, और उसको एक उपाधि दी थी साहबे आलम बहादुर की। ठीक है, बहादुर शाह। तो ये बन सकता है क्वेश्चन के जो 1857 की क्रांति का मेन नेता, मतलब देखिए अलग अलग चल रहा है, लेकिन जब दिल्ली पहुंचे थे ना ये सैनिक मेरठ से, तो इन लोगों ने अपना नेता इन्हीं को मतलब कहा था कि आप हमारे अगुवाई करें, मतलब बहादुर शाह को, कि आप क्योंकि मुगल शासक भी हैं तो आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से ये चीजें चल रही थी। अच्छा, इसमें एक प्रतीक है, शायद वो प्रतीक हमने ऊपर नहीं बताया कि 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था। कमल और रोटी। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, जिसको भाई किसी भी चीज को करते हैं तो प्रतीक चिन्ह उसका बना लेते हैं ना, तो क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। ठीक है, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। इसको ध्यान रखिएगा आपको। तो बहादुर शाह द्वितीय हैं, ये मेन नेता हैं पूरे क्रांति के। ठीक है, एक सेंट्रल समझ सकते हो। लेकिन इन्होंने उपाधि दी है साहब आलम किसको। अच्छा, अब समझिए जरा, जहां पर आप लोग हैं, आप लोग किस क्षेत्र में हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, वेरी गुड। राहुल श्रीवास्तव, रजनी। कमल और रोटी का मतलब, कमल का एक प्रतीक होता है ना। कमल तो हमने महात्मा बुद्ध में भी समझाया था कि जब कोई महान उद्धारक अगर पैदा होता है या महान आत्मा, तो फिर वो कमल उसका रखा जाता है। ठीक है। 1857 इलाहाबाद का नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली। ये यहां से किए थे। ठीक है, मौलवी लियाकत अली। इस विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया। तो विद्रोह तो हुआ, लेकिन जल्द ही उसको समाप्त कर दिया गया जनरल नील के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद में ये नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र से थी?
मतलब जहां से ज्यादा मतलब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा वो अवध है। सबसे ज्यादा जो सिपाही इसमें शामिल हुए हैं वो अवध क्षेत्र से हुए हैं, लखनऊ वाले क्षेत्र से। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखते हैं। संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र से थी? अवध से थी। असम में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहाँ पे थे मनीराम दत्त। मनीराम दत्त। बट इनको फांसी दे दी गई। तो असम का विद्रोह भी दब गया। मतलब जैसे ही विद्रोह हो रहा है अब, क्योंकि एक साथ है नहीं, तो ये सब दबाते चले जा रहे हैं। गड़बड़ बस इतनी हो गई थी 1857 में। अगर ये लोग एक टाइम पे एक साथ किए होते तो शायद ये सफलता मिल जाती, लेकिन अलग अलग हुआ तो कोई ना कोई जाके वहां दबा देता था। ठीक है, तो इस तरह से विद्रोह चल। के तो असम में हमने देखा मनीराम दत्त कर रहे हैं, लेकिन ये इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। अब अगला जरा देखिए, एक व्यक्ति हैं ठाकुर कुशल सिंह। ठाकुर कुशल सिंह अंग्रेज प्लस जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया। ये जगह है आउवा। आउवा के थे ठाकुर कुशल सिंह, और आउवा कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। तो अब आप देखिए जरा, भी हम बताएंगे कि कई लोगों ने, आपको बता दें स्टूडेंट के, बहुत लोगों के, बहुत रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। नहीं तो अंग्रेज शायद उस समय हार ही गए होते। अब जो नहीं हुआ उसके लिए तो हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन यहाँ के बहुत सारी रियासतों ने उनका साथ दिया था क्रांति के समय। ठीक है। ठाकुर कुशल सिंह, इन्होंने आउवा से किया था नेतृत्व राजस्थान में, लेकिन अंग्रेज और जोधपुर इनकी सहायता कर रहा था। तो जोधपुर की भी सेना थी अंग्रेजों के साथ, बट फिर भी ठाकुर कुशल सिंह ने उनको हराया था विद्रोह में। बट आगे चल करके इनका विद्रोह भी दबा दिया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं फैजाबाद। देखो हम उनकी बात करेंगे स्टूडेंट जहां से ये क्रांति मेनली भड़की है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारत के सारे राज्यों का ही पढ़ना है। जो जो मेन जगह है जहां से चीजें विद्रोह की उठी थी, उनको देखना है। तो फैजाबाद में
भी विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्लाह मौलवी अहमदुल्लाह शाह, इन्होंने नेतृत्व किया वहां से। अहमदुल्लाह शाह, अहमदुल्लाह शाह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अच्छा, ये कहा ऐसा जाता है कि जो हिस्ट्री में बताया गया है कि ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, जो मौलवी अहमदुल्लाह शाह हैं, है ना, और बहुत वीर भी थे। इनकी वीरता से प्रभावित भी थे अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज बहुत प्रभावित थे इनसे। और इन्होंने एक पॉइंट कहा था इनके लिए कि अंग्रेजों ने कहा था इनके लिए नहीं, फैजाबाद नहीं, इनके लिए। जैसे रानी झांसी के लिए, लक्ष्मीबाई के लिए बोला था, तो उसी तरह इनके लिए क्या बोला है? वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम व्यक्ति है। तो इनका भी सम्मान काफी मतलब अंग्रेज करते थे कि जो अहमदुल्ला शाह हैं, ये काफी वीरता को मतलब चीजें कर रहे थे। जरा उन पॉइंट्स को देखते हैं कि किसने विद्रोह किया, मतलब जो साथ दिया अंग्रेजों का, जो यहाँ के नहीं थे वो का साथ दिया। देखो, जो लोग अभी एक आध जुड़े होंगे वो देख लें कि हम लोग जगदीशपुर की बात किए हैं आज। बिहार में विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इसके दौरान जो मुगल शासक है वो बहादुर शाह जफर हैं, यानी बहादुर शाह द्वितीय हैं जो मुगल शासक है, ठीक है। इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया है वो मौलवी लियाकत अली जी ने किया है। और सबसे ज्यादा जो सैनिक आए हैं वो आपके अवध से आए हैं। ये सब हम केवल ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बता रहे हैं, ठीक है, जो लोग आप लोग ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं उनके लिए। असम जो है, असम से जो नेतृत्व किया है वो मनीराम दत्त जी ने किया है। ठाकुर कुशल सिंह ने आउवा से किया है राजस्थान। और फैजाबाद का जो नेतृत्व किया है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया है, ठीक है। ये बात, जरा उन लोग के नाम लिख लीजिए जिन्होंने धोखा दिया, ठीक है। और आज भी उनके घराने हैं, ऐसा नहीं कि भारत में है नहीं घराने, घराने आज भी। ग्वालियर के सिंधिया, ये वही घराना है ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला, ठीक है। तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, ओवैसी जी आते हैं उधर से, ठीक है। हम्म। हैदराबाद से आते हैं ना ओवैसी जी। हाँ। जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, कश्मीर के महाराजा, पटियाला, नाभा, जींद,
के सिख शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। लीजिए देख लीजिए, जहां एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, वहां ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। जहां एक तरफ लोग लड़ रहे हैं क्रांतिकारी, और ये जो हैं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। आप समझ गए होंगे, ये आज भी इनके खानदान है। ठीक है ना, इनके वंशज आज भी हैं। लेकिन सबसे खतरनाक जो बोला है ना, अ, वो जानते हो किसके लिए बोला गया है? अंग्रेज ने किसके लिए बोला है? सिंधिया खानदान के लिए बोला है। थे तो सब, ऐसा नहीं कि सब थे, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट बोला है, सिंधिया के लिए बोला था। और सही सर, महाराज जी आ चुके हैं। सर इनके खानदान, दंड का नियम दोनों के लिए तो एक ही था ना। देखिए, एक था वहां पे लॉर्ड कैनिंग। जरा मैं उसके शब्द बता देता हूँ कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या बोला था सिंधिया के लिए। संकट के समय लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, क्या कहा था? यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं, तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। असल में उसने इंग्लिश में बोला है, ठीक है, तो इसका वो निकाला गया है ट्रांसलेशन। तो यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करके जाना पड़ेगा, ये कैनिंग ने बोला है। मतलब इसका मतलब कि वो सिंधिया को पावरफुल मानते किए हैं। ठीक है, तो ये था, तो ये अब सिंधिया तो अब जाके न हुआ। तो कांग्रेस में ही तो पूरा सिंधिया परिवार था शुरुआत से। जब उस समय क्रांति हुई, उसके बाद जब कांग्रेस बना, तो अब शायद पार्टी बदल लिया है। सिंधिया जो थे, सिंधिया किसमें आ गए, भाजपा में आ गए, है ना। और मिनिस्ट्री भी हो गया है। और ये एक और बात है इसमें, हाँ, ये उधरी ग्वालियर वगैरह वाले लोग, वो अभी भी मानते हैं इनके खानदान को, कि रानी झांसी के विरुद्ध मानते हैं, कि झांसी रानी को पकड़वाने में, उनके खिलाफ जाने में इन लोगों का मतलब हाथ रहा है। ये वहां के लोग मानते हैं। बट फिर भी सिंधिया जीत जाते हैं। इस बार हार गए थे शायद ना। हाँ, इस बार शायद हार गए थे। अच्छा, जो हारता है उसको सीधे कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल जाती है। ये बढ़िया है यार। तो सीधे विधायक का पद हारो और सीधे कैबिनेट मिनिस्ट्री में पहुंचो। हम्म। कौन सी मिनिस्ट्री देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? उड्डयन, सिविल एविएशन देख रहे हैं, सिविल एविएशन। अब वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इनके पुराने जो पूर्वज लोग हैं वो सिविल एविएशन ही देखा करते थे, उड्डयन मंत्री थे इनके पूर्वज। ठीक है ना, तो इनको भी वही डिपार्टमेंट दे दिया गया कि ये भी शायद बढ़िया से चलाएंगे।
भैया देखो, कैबिनेट मिनिस्ट्री बदल गई है तो उसको याद जरूर कर लेना करंट अफेयर में, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। कई सारे पद बदल गए, रेलवे मिनिस्ट्री चेंज हो गई है, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गए, है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय बदल गया। पढ़ रहे हो कि नहीं सब लोग? देखो कह रहा है लिखा दीजिए सर। मतलब तुम का हमारे भरोसे ही सब बैठे हो क्या, कि मतलब भैया करंट अफेयर को तैयार करते रहो, जीके। और राज्य के राज्यपाल चेंज हुए हैं, सीएम कुछ जगहों के बदले हैं। और तुम लोग एग्जाम दे ही रहे हो, फॉर्म भरे ही होगे, ये पढ़ते जाओ थोड़ा बहुत, है ना। लिखा दीजिए सर रौनक, नहीं सर। नागालैंड के कौन है गवर्नर, और सीएम कौन है? गवर्नर नारायण, नेफ्यू रियो, कॉनराड संगमा। हे, तुम लोग बेवकूफ हो, सब उल्टे कर रखे हो। सीएम नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये असम के हैं और अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया यहाँ के। ट्रिक है इसमें, नाग का मुख देखकर मेरा नेफ्यू रोने लगा। नाग का मुख देखकर मेरा नेफ्यू रोने लगा। नागालैंड, मुख से जगदीश मुखी, नेफ्यू रियो, रोने लगा। और ये जो तुम संगमा बता रहे हो ना, ये मेघालय के हैं। सब उल्टा सीधा तुम लोग पढ़ो मत कुछ बस। चलो आगे बढ़ते, इसमें अपना ये कंप्लीट करें। तो लॉर्ड कैनिंग ने ये बात बोली, आप देख लीजिएगा, सिंधिया विंध्या ये सब है, ये सब याद कर लेना। ये क्वेश्चन जानते हो कैसे बनता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस तरह से बनता है कि वो ऑप्शन देगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो चार ऑप्शन होगा कि कौन ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, या तो ये ऐसे पूछेगा कि जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध थे। ये इस तरह से पॉइंट होगा। तो ये आपको वहां नाम लिखे मिलेंगे, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, और पटियाला के सिख, ये ऐसे ऑप्शन होगा वहां अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो। चलिए आगे देखते हैं इसमें। फिर आगे इसने ये भी बोला था कि सिंधिया ने, कैनिंग नहीं बोला था कि सिंधिया ने तूफान के आगे बांध का काम किया। इसके लिए काफी चीजें बोली कैनिंग ने। फिर उसने कहा कि मेघालय के गवर्नर तो सत्यपाल मलिक है भैया, कॉनराड संगमा सीएम है, चीफ मिनिस्टर बताया हमने कॉनराड संगमा, मेघालय के। और गवर्नर है वो गवर्नर सत्यपाल मलिक है और सीएम है कॉनराड संगमा, ठीक है। अरे वो भी सब ट्रिक है, चलो किसी दिन करा ही देंगे। फिर अब कोर्स इतना इसमें है कि अब क्या क्या कराएं तुम्हें। चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग कोई रुचि नहीं दिखाई। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह भी बताया भी कि लॉर्ड कैनिंग था, तभी तो वो सब कुछ बोल रहा है, ठीक है। विद्रोह के समय इलाहाबाद
को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद उस समय आपातकालीन मुख्यालय था, हेडक्वार्टर बनाया गया था इसको, ठीक है। देखिए, एक ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, और ये यही क्या बोला जाए अब इनको। तो इन लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जो बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को। 1857 की क्रांति वो लोग लड़े हैं जो मतलब बहुत ज्यादा, ये कह लो कि बुद्धिजीवी वर्ग नहीं, जो अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं। ये जितने बुद्धिजीवी हो जाते हैं ना, तो ये लोग अपना ज्ञान समझाने लगते हैं, और इनको आगे चल के सब चीजें समझ में आ जाती हैं। बट उस समय इनको ज्यादा ज्ञान समझ में आता है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं, ये तो अनपढ़ है, इसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। देखिए, ये क्राइटेरिया कभी नहीं होता शासन के लिए, ठीक है। विवेकानंद जी ने एक बोला है, अनुभव ही ज्ञान है, अनुभव ही ज्ञान है। वो व्यक्ति हो सकता है कि जिसने अनुभव प्राप्त किया हो, वो ज्यादा ज्ञानी हो। किताबें पढ़ से ज्ञान नहीं आता, कभी डिग्री लेके कभी ज्ञान नहीं आता, ठीक है। तो ये जो हम लोग आज के समय में ये चीजें करते हैं ना, वो इतना डिग्री लिए है, वो इतना लिए है, ये कोई पैमाना नहीं है आपकी नॉलेज का। अनुभव ही ज्ञान है, सबसे बड़ा पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये ऐसा था, तो उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे, इन लोगों ने इनका साथ ही नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि ये लोग जाहिल अनपढ़ लोग, अगर इनका हम साथ देंगे तो ये देश को पीछे ले जाएंगे, मतलब हमारा देश पीछे रह जाएगा। अंग्रेज जो है बढ़िया कर रहे हैं, वो हमारे देश को आगे ला रहे हैं, वो डेवलपमेंट करेंगे, ये हमारे बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है, ठीक है, जो उस समय का था शिक्षित वर्ग। तो ये इसलिए ये चीजें हुई, बहुत लोगों ने विरोध किया इसका, और यही सब चीजें चल रहा था, अब क्या कहा जाए। तो ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा समझिएगा। 1857 की क्रांति के बारे में कुछ विचार। मतलब ये आपको थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है, किसने क्या बोला है। सर जेम्स सर जेम्स आउट्रम एवं टेलर, इनके अकॉर्डिंग ये क्या था। यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। ये जेम्स आउट्रम कह रहा है, ठीक है। जॉन लॉरेंस और सीले, इनके अकॉर्डिंग यह क्रांति सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वीर सावरकर इन्होंने कहा, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई पुस्तक
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर उन बुद्धिजीवी लोगों के नाम मेंशन है हिस्ट्री में? अरे जरूरी नहीं है भाई, मेंशन क्या है, किसी पर्सन नहीं है, पूरा ग्रुप ही है। ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। वीर सावरकर, पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत लोग वीर सावरकर के खिलाफ रहते हैं, है ना। वीर सावरकर जी के खिलाफ रहते हैं, और कई हैं जो उनके खिलाफ, उनको हिस्ट्री में इस तरह से कर दिया गया है। बट बता दें कि अगर रियल कहानी सुन पढ़नी है तो जो वीर सावरकर जी ने किताबें लिखी हैं, आप उसको पढ़िएगा, कभी अगर मौका मिले। आपको रियल हिस्ट्री पता चलेगी जो इन्होंने किताबें लिखी हैं। इनकी किताबों को पब्लिश ही नहीं होने दिया जाता था, वीर सावरकर जो लिखा करते थे। तो इनकी जो किताबें हैं, इन्हीं की वो किताब है मोपला विद्रोह, जो चलाई नहीं जाती, उसको बैन टाइप का समझ लो, ये भी बैन टाइप का ही समझो। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बैन ही किताब आपकी मानी जाती है। हाँ, लेकिन अगर रियलिटी पढ़नी है तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, एक्चुअल में उस समय हुआ क्या था। तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है। सुरेंद्र नाथ सेन, सरकारी इतिहासकार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के। इनकी पुस्तक है 1857। 1857, ये भी अच्छी बुक है। ठीक है। 1857। अच्छा, सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? जब ये इतिहास लिखवाया जाता था ना, जब जैसे आजाद हुए हम, तो अब बात ये आई कि भाई इतिहास लिखा जाएगा। तो अगर सरकार के हिसाब से आप नहीं लिख रहे हैं, दिक्कत यही थी उस समय, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा, या तो आपकी किताबों को बैन कर दिया जाएगा। कुल मिला के आप वो लिखेंगे जो सरकार के पक्ष में, जो सरकार कह रही है। दिक्कत ये है। तो आज हम वो पढ़ रहे हैं जो लिखवाया गया, हम वो नहीं पढ़ रहे जो एक्चुअल में था, हम पढ़ वो रहे हैं जो लिखवाया गया। ठीक है। जो मेन मेन किताबें जो उस समय की लिखी गई हैं, वो किताबें तो पढ़वाई ही नहीं जाती, वो सब तो बैन है ना। वो सब किताबें तो वैसे ही बैन कर दी गई। तो सुरेंद्र नाथ सेन, ये आपके हो गए। अच्छा, अगले एक और व्यक्ति है जिन्होंने पुस्तक लिखी है, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, इनकी एक पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है।
1857 क्रांति के कारणों पर ती, तीन काफी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो बहुत डिटेल में इन चीजों को समझाती हैं, है ना। एक आपका वीर सावरकर का है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। और ये इन्होंने बोला था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, पुस्तक का नाम ये था। और एक है सुरेंद्र नाथ सेन, जो जिस समय इनको सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया गया था उस समय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के लिए, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1857, 1857। और सैयद सैयद अहमद खां, इनकी एक किताब है असबाबे बगावते हिंद। ये कुछ कारण जो उस समय हुए थे उनके बारे में चर्चा की गई। तो बस एक अपने एग्जाम के लिए आपको ये पढ़ना नहीं है, केवल नाम याद रख लो कि किसने क्या लिखा है, ठीक है। हाँ, चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। एक और व्यक्ति हैं, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, इन्होंने क्या बोला, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार जी के शब्द हैं। ये क्या बोलते हैं इस क्रांति के बारे में? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये इन्होंने बोला, मतलब ये स्वतंत्रता संग्राम उसको मान ही नहीं रहे आरसी मजूमदार साहब। इनकी जो पुस्तक है, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम है जो मजूमदार साहब ने लिखी। वीर सावरकर जी की कोई भी बुक अब पब्लिश नहीं हो रही क्या सर? अब इस समय का आइडिया नहीं है कि इस समय पब्लिश हो रही है कि नहीं प्रेजेंट में, बट उस समय नहीं होने दी जा रही थी, इतना पता है कि उस समय बैन कर दिया गया था। अब आज का डेट देखना पड़, अब क्या पब्लिश करोगे, अब वो तो मर चुके। अब कोई गवर्नमेंट अगर हो सकता है कि उसको अलाउ कर दे वो सारी किताबें। देखो, आरसी मजूमदार लास्ट वाली लाइन समझ लो, ये क्या बोला है, पुस्तक का नाम लिखा है हमने, और उसके ऊपर आरसी मजूमदार लिखा है। आरसी मजूमदार ने क्या बोला है इस स्वतंत्रता संग्राम, आप समझो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। जब हमने ये बोला ना एक पॉइंट, ये चीज हम वो बता रहे हैं कि जो कुछ मेन मेन लोग थे वो इस क्रांति के बारे में क्या सोचते थे, वो क्या विचार हैं उनके, कि ये वो इस क्रांति को क्या बोल रहे हैं। तो इसमें से वो चीज आपको बताई जा रही है कि सर जेम्स आउट्रम और जो टेलर हैं वो इस क्रांति को क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। वो इसको जेम्स आउट्रम एक षड्यंत्र मान रहा है कि ये षड्यंत्र किया है हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर। जॉन लॉरेंस और सीले क्या बोलते हैं इसको, वो कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोह है। उनके अकॉर्डिंग ये है। टी आर होम्स,
यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ठीक है। वीर सावरकर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, और इनके पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है। नहीं, हमने कंप्लीट बुक पढ़ी नहीं है। ठीक है। वीर सावरकर की कंप्लीट बुक हमने पढ़ी नहीं है। हाँ, एक आध बुक हमने उनकी पढ़ी है, ये वाली नहीं पढ़ी है, दूसरी किताबें पढ़ी है। ठीक है। इंडिपेंडेंस वाली नहीं पढ़ी। सुरेंद्र नाथ सेन सरकारी इतिहासकार हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के, और पुस्तक 1857 1857। इन्होंने ऐसा कुछ विचार वैसा व्यक्त नहीं किया, जो भी चीज किया वो किताब में कर दिया है। सर सैयद अहमद खां, इनकी एक किताब है ये। इन्होंने, अब देखो, जब इन्होंने किताब लिख दी तो इनके विचार जो है वो किताब में आ गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जो क्रांति के बारे में जो भी उस समय हुआ होगा वो सारी चीजें इन्होंने डिस्कशन की होगी। ठीक है। अब सारी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती ना। आरसी मजूमदार, अगर आरसी मजूमदार ने क्या कहा है तो उसके बारे में समझिए कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये बात किसने बोली है, ये आरसी मजूमदार जी ने बोली है। ठीक है। और पुस्तक इनका है द सिपॉय। सिपॉय सिपाही के लिए कहा जाता है, सिपॉय, SEPOY, द सिपॉय म्यूटिनी, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। एंड द रिबेलियन, तो जिन्होंने पूछा वो ध्यान रखिए, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है। ये उनकी पुस्तक का नाम है। तो ये एक पॉइंट याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट से या बुक से कि किसने इसके बारे में लिखा है। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपका बनता है। चलिए, इस समय एक जो महारानी विक्टोरिया है, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा, देखिए मेन मेन क्षेत्र आपको हमने बता दिए जहां से ये क्रांति का मतलब विद्रोह हुआ था। वो जो ऊपर लिखवाए हैं वो सब मेन क्षेत्र थे जहां से वो जरूरी आपके लिए जो जानना कि कहां से हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, जब ये युद्ध खत्म हुआ, या युद्ध क्या कहेंगे, क्रांति कहेंगे, तो 1 नवंबर 1858 को, अब देखिए क्रांति खत्म हो चुकी है जो 1857 की है, इलाहाबाद दरबार, ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। ये हम पीछे बताए हुए हैं। ठीक है। कैनिंग के समय हमने ये चीज बताई थी आपको कि महारानी विक्टोरिया, तो ये कब किया गया है, जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया है, उसके बाद ये जो एक घोषणा पत्र आया उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें हुआ क्या, ये भी आप पढ़ चुके हैं बट रिवाइज करा देते हैं। कंपनी का शासन समाप्त, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के हाथों में। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके सबसे ज्यादा है कि इसके तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और विक्टोरिया जो महारानी थी अब सीधे भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। यही एक उद्घोषणा जो भेजी गई थी वहां से, ये कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था कि अब कंपनी का जो है, क्योंकि कंपनी गड़बड़ कर रही है और कंपनी की वजह से ही ये विद्रोह हुआ है। अगर कंपनी सब कुछ सही कर रही होती तो ये विद्रोह ना होता। इसीलिए कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन ला दिया गया इसके बाद। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। तीसरा पॉइंट, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। भारतीय रजवाड़ों के प्रति
विजय और विलय की नीति का परित्याग। देखिए इसको समझाते हैं क्या है ये। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका समझ लीजिएगा मेन। देखो बहुत सिंपल सा है। 1857 की क्रांति का जो जगह जगह विद्रोह हुआ है उसको दबाया गया है और अंततः अंग्रेजों को विजय मिल गई है, क्योंकि यहाँ के रियासतें जो थी वो शामिल हो गई थी और अंग्रेजों का साथ दिया उन लोगों ने। तो क्रांतिकारियों के जो भी ये विद्रोह थे इसको दबा दिया गया। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो फिर महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा पत्र भेजा भारत। वो घोषणा पत्र में कुछ प्रोविजंस थे, कुछ प्रावधान थे यहाँ के लिए, भारतीय लोगों के लिए, जिसको कैनिंग ने पढ़ के सुनाया इलाहाबाद। तो देखो अब इस चर्चा किस चीज पे की गई थी कि अब ये लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों, मतलब भारतीयों ने इतने बड़े लेवल पे विद्रोह किया कैसे। तो उसमें जब बहुत लोगों ने मिलकर के समीक्षा की होगी तो उनको ये पॉइंट समझ में आए होंगे क्या, कि एक तो डलहौजी की नीति जो है वो गड़बड़ थी, जो राज्य को हड़प ले रहा था, विलय कर लेता था सबको। एक जो सैनिकों के प्रति सैनिकों का असंतोष पैदा हुआ था कारतूस को लेकर के, जो सुअर और गाय की चर्बी का मांस था। एक प्रकार से धार्मिक चीजों के प्रति लोग सजग हो गए थे और मतलब उन्होंने कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। ये एक मुद्दा समझ में आया। बार बार ये चीज समझ में आ रही थी कि कंपनी जो है निरंकुश टाइप की हो चुकी है, क्योंकि हम कुछ भी यहाँ से भेजते हैं तो कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस उद्घोषणा पत्र में ये सारे प्रावधान रखे गए जिनको हटाया गया। तो सबसे पहले तो कंपनी के शासन को ही समाप्त किया गया। उन्होंने कहा सीधे अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल यहाँ नहीं रहेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आप अपना व्यापार वाला करिए, प्रशासन जो है वो सीधा सीधा ब्रिटिश देख लेगी। तो अब सब कुछ जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। कुछ भी आपको यहाँ करना है तो वहां से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अब सीधा सीधा ये प्रावधान रख दिया गया। साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दी गई। आप समझते ही हैं क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार के रोक की वजह से ऐसा हो रहा था, सब जीतते जा रहे थे, सबको मिलाते जा रहे थे। धार्मिक मामले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था भारत के लिए, धार्मिक मामला भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, तो ये जो धार्मिक मामले हस्तक्षेप था इसको रोका गया कि आप बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो जिस तरह से अपने धर्म को मानना चाहता है उसको मानेगा वो। तो ये एक प्रावधान इसमें रखा गया। रजवाड़ों के प्रति आप देख रहे थे कि विजय और विलय की नीति जो डलहौजी कर रहा था इसको समाप्त कर दिया गया। सीधा सीधा कि वो जो नीति बनाई थी उसने राज्य हड़पने की, उसको खत्म कर दिया गया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो विक्टोरिया के उसमें रखी गई थी 1 नवंबर 1858 को। और लॉर्ड कैनिंग के ने इसके बारे में आपको मतलब सुनाया था इलाहाबाद। ठीक है, चलिए तो ये कुछ पॉइंट हुआ। अ, अब कल ऐसा करते हैं। हाँ, क्यों ऑफलाइन? तो ठीक है, कल की क्लास जो होगी वो आपकी हो सकता है मॉर्निंग में 7 बजे हो, और या 12 बजे के आसपास, 9 बजे नहीं होगी। ठीक है, और जैसा होगा तो मैसेज आ जाएगा। क्लियर? तो या तो वो होगी क्लास, परेशान ना हो, हमारी क्लास होगी। तो वो चाहे 7 बजे के आसपास होगी या फिर
12-12 बजे के आसपास हो, ठीक है, उनमें से कोई एक टाइम पे हो। चलिए ठीक है, देखते हैं, कल कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस समय तो आपने वो फैक्ट लिखे ना, फैक्ट मतलब आप आपने केवल इतना लिखा है कि 1857 की क्रांति में कहाँ कहाँ से विद्रोह हुआ है। कुछ चीजें समझा देंगे कि क्या क्या रोल था, कौन व्यक्ति, किस तरह से वो क्रांति शुरू हुई है वहां से, थोड़ा सा पॉइंट दे देंगे, 10-15 मिनट आपको ब्रीफ समझा देंगे। जैसे अभी हमने केवल इतना पढ़ा कि भाई जगदीशपुर बिहार में विद्रोह हुआ था, कुंवर सिंह ने किया, लेकिन क्यों किया था, ऐसा क्या पॉइंट वहां पर उठ गया था जिसकी वजह से ऐसा विद्रोह किया था, ठीक है। ग्वालियर में ऐसा क्या हुआ था कि जो सिंधिया थे और ये लोग थे, होलकर थे, ये क्या कैसे हुआ था, छोटे छोटे पॉइंट समझा देंगे जिससे आपको क्लियर हो। लिखने वाला पॉइंट बता दिया जो याद करने वाला है, जो एग्जाम के लिए, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स बता दिए, कल थोड़ा सा हम क्लियर कर देंगे जिससे याद हो जाए जल्दी चीजें। सर जी ग्वालियर के पहले दिखा दीजिए, स्क्रीन शॉट ले लें, देर से जुड़े हुए हैं, कौन है ग्वालियर से पहले। अच्छा ये, तो बहुत कुछ है ऊपर, देखो यहाँ से, ये ले लो स्क्रीनशॉट। नहीं, फिर 1857 की क्रांति के बाद हम लोग शुरू करेंगे आंदोलन। आंदोलन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आंदोलन में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। आंदोलन में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे आपको, साथ साथ आंदोलन में व्यक्तियों का भी दे देंगे, कौन कौन शामिल है उसमें, और किसने नेतृत्व तो कैसा किया है, आंदोलन कब से कब चला है, ये सब चीजें हम साथ साथ बताते जाएंगे। थोड़ा लगेगा टाइम, एक दो क्लास शायद बढ़ जाए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव देंगे तो ज्यादा बेटर है। असल में क्या है ना, कि अगर केवल पॉइंट लिखते जाते हैं तो वो चीजें याद नहीं होती, है ना। थोड़ा सा अगर हम लोग उसको, हमें ये अनुभव हुआ कि जैसे अब हम पॉइंट लिख रहे हैं, चलो ठीक है एग्जाम के लिए तो जरूरी है पॉइंट्स, लेकिन जब तक हम लोग डिटेल में इसको नहीं देखेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आती है, फिर आपको रटना पड़ेगा ये, है ना। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूरी है, लेकिन क्या करें, टाइम का भी तो है, दोनों चीजें हैं ना। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, जैसा भी होगा मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।